फ्रांसीसी क्रांति के वे 3 नारे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सुनने में कितने आदर्शवादी लगते हैं, है ना? बिल्कुल। पर आज भी सदियों बाद इनमें से 2 शब्द, स्वतंत्रता और समानता, दुनिया भर में सबसे ज्यादा बहस और गहरे मतभेदों का केंद्र बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज नारे नहीं है, बल्कि ये बेहद जटिल और कह सकते हैं शक्तिशाली अवधारणाएं हैं। हाँ। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस बुनियादी सवाल की परतों को खोलते हैं। क्या स्वतंत्रता और समानता एक ही दिशा में जाते हैं, या फिर एक को पाने के लिए दूसरे को कुर्बान करना ही पड़ता है? शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता से। एकदम बुनियादी स्तर पर स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है बाहरी प्रतिबंधों का न होना। हाँ बिल्कुल। यानी व्यक्ति को अपनी मर्जी से काम करने देना बिना किसी रोक टोक के, ताकि वो उस दिशा में बढ़ सके जिसे वो अपने लिए सबसे बेहतर समझता है। हाँ, और इसे देखिए 2 मुख्य दृष्टिकोणों से देखा गया है। अच्छा। पहला, इसे एक मानवीय गुण माना गया है। ये इंसान की वो स्वाभाविक क्षमता है जिससे वो सोचता है, ज्ञान हासिल करता है, अपने लक्ष्य तय करता है और उन्हें पाने की कोशिश करता है, जिससे मतलब सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। ये व्यक्ति की आंतरिक क्षमता से जुड़ा है। और दूसरा नजरिया इसे एक सामाजिक राजनैतिक दशा के रूप में देखता है। जी। यानी समाज और राज्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को अपने लक्ष्य पूरे करने का अवसर मिलता है। हाँ। यहाँ राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर कल्याणकारी राज्य की, जो ऐसी परिस्थितियां बनाने का प्रयास करता है। बिल्कुल। इसका संबंध बाहरी दुनिया यानी राजनीति और समाज से ज्यादा है। यहीं पर एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर फ्रीडम और लिबर्टी शब्दों के बीच भी कुछ विचारक करते हैं। हाँ, करते हैं। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक चिंतक इन्हें एक जैसा ही मानते हैं, पर अर्नेस्ट बार्कर जैसे कुछ विचारक इनमें फर्क करते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं वो? क्या अंतर है? बार्कर के अनुसार लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से प्रतिबंधों के अभाव से है। अभाव से? हाँ, ये व्यक्ति की वो क्षमता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो कुछ खास काम कर सके। ये एक तरह से नकारात्मक पहलू पर जोर देती है, यानी किन चीजों से आजादी। अच्छा, फ्रीडम फ्रॉम। हाँ बिल्कुल। इसे आप एक निजी दायरे की तरह समझ सकती हैं, जहां बाहरी दखलंदाजी ना हो। तो फिर फ्रीडम क्या है उनके हिसाब से? फ्रीडम इससे ज्यादा व्यापक और कह सकते हैं सकारात्मक अवधारणा है। इसका संबंध सिर्फ अकेले छोड़े जाने से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने, दूसरों के साथ मिलकर निर्णय लेने और सामूहिक कार्यों में पहल करने के अधिकार और अवसर से है। अच्छा। ये व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने की क्षमता देती है। तो लिबर्टी ज्यादा व्यक्तिगत है और फ्रीडम में एक सामाजिक या सामूहिक आयाम जोड़ा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्रोत कहते हैं कि फ्रीडम की अवधारणा लिबर्टी से ज्यादा शक्तिशाली है। निश्चित रूप से। फ्रीडम व्यक्ति को सिर्फ अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसे समाज में सक्रिय होने और अपने क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सशक्त भी करती है। और यहीं से हम स्वतंत्रता के 2 सबसे चर्चित प्रकारों पर आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को समझते हैं। जैसा नाम से लग रहा है, इसमें नकारात्मक का मतलब बुरा नहीं, बल्कि अभाव है। बिल्कुल सही। नकारात्मक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है बाहरी बाधाओं या दबावों का अभाव, यानी फ्रीडम फ्रॉम। हाँ, किसी चीज से मुक्ति। राज्य या समाज व्यक्ति के कार्यों में तब तक हस्तक्षेप न करें जब तक कि उसके कार्यों से दूसरों को कोई प्रत्यक्ष हानि न पहुंच रही हो। अच्छा। इसमें राज्य की भूमिका बहुत सीमित मानी जाती है, बस कानून व्यवस्था बनाए रखना ताकि एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डाले। लेकिन क्या इस अकेला छोड़ देने वाले नजरिए की कोई सीमा या आलोचना भी है? मतलब क्या ये मौजूदा असमानताओं को नजरअंदाज नहीं करता? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। बिल्कुल। क्या है वो? आलोचकों का तर्क है कि सिर्फ बाहरी प्रतिबंधों का न होना ही काफी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास साधन ही नहीं है या वो सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है कि अवसरों का लाभ उठा ही नहीं सकता, तो उसके लिए औपचारिक स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाता है? सही बात है। ये नजरिया मौजूदा सामाजिक आर्थिक विषमताओं के प्रति उदासीन रह सकता है और उन्हें बने रहने दे सकता है। अच्छा, तो यही सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार आता है। ये किस पर जोर देती है? सही। सकारात्मक स्वतंत्रता फ्रीडम टू की बात करती है। फ्रीडम टू। हाँ, यानी कुछ करने की स्वतंत्रता
अपनी क्षमताओं को विकसित करने और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। ओके। इसका संबंध केवल बाधाओं के हटने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के पास वो साधन और अवसर होने से है जिससे वो वास्तव में अपनी मर्जी का जीवन जी सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यह आत्मसंयम या सेल्फ मास्टरी पर बल देती है। तो इसमें राज्य की भूमिका ज्यादा सक्रिय हो जाती है, मतलब पहले वाले से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए सिर्फ कानूनी आजादी काफी नहीं है। समाज में मौजूद गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और भेदभाव जैसी बाधाओं को दूर करना भी जरूरी है। सही। और इसके लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, अवसर पैदा करने होंगे और कमजोर वर्गों को विशेष सहायता देनी होगी ताकि वे भी अपनी स्वतंत्रता का सही मायने में उपयोग कर सकें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई खतरा भी छिपा हो सकता है? आइजिया बर्लिन ने इसे लेकर कुछ चिंताएं जताई थी, है ना? हाँ, बर्लिन की मुख्य चिंता ये थी कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का दुरुपयोग हो सकता है। कैसे? उनका तर्क था कि जब हम यह तय करने लगते हैं कि व्यक्ति के लिए वास्तव में क्या अच्छा है या उसे क्या बनना चाहिए, तो हम अनजाने में व्यक्ति की अपनी पसंद और चयन के दायरे को सीमित कर सकते हैं। ओह। राज्य या कोई समूह असली स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति पर अपनी इच्छा थोप सकता है और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। इसलिए बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की स्वायत्ता के लिए ज्यादा सुरक्षित मानते थे। ये तो वाकई एक जटिल दुविधा है। एक तरफ स्वतंत्रता का मतलब है मुझे अकेला छोड़ दो, दूसरी तरफ है मुझे सक्षम बनाओ। बिल्कुल। बर्लिन की ये चिंता कि सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम पर कहीं व्यक्ति की अपनी पसंद सीमित न हो जाए, हमें सीधे उस मूल बहस पर ले आती है जो उदारवाद के केंद्र में रही है। स्वतंत्रता और समानता का आपसी रिश्ता क्या है? हाँ। क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? यही वो गूढ़ प्रश्न है, वो गुत्थी है जिस पर उदारवादी विचारक सदियों से बटे हुए हैं। एक खेमा मानता है कि ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं, जबकि दूसरा इन्हें अविभाज्य मानता है। चलिए पहले उस दृष्टिकोण को समझते हैं जो इन्हें विरोधी मानता है। स्रोत बताते हैं कि ये नजरिया खासकर नकारात्मक उदारवाद से जुड़ा है। इनका मूल तर्क क्या है? इस विचार के अनुसार देखिए, स्वतंत्रता प्रकृति का नियम है। प्राकृतिक। हाँ, लोग स्वाभाविक रूप से क्षमताओं, प्रतिभाओं और इच्छाओं में असमान होते हैं। ये तो सच है। हाँ, ये तो है। इसलिए स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से असमानता पैदा करती है। अगर आप सबको पूरी स्वतंत्रता देंगे तो कुछ लोग ज्यादा सफल होंगे, ज्यादा संपत्ति अर्जित करेंगे, जबकि कुछ पीछे रह जाएंगे। तो क्या समानता लाने की कोई भी कोशिश इनके हिसाब से स्वतंत्रता पर हमला मानी जाएगी? हाँ, इस दृष्टिकोण से देखें तो समानता एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे समाज या राज्य द्वारा थोपा जाता है। थोपा जाता है। हाँ, खास तौर पर जब आर्थिक समानता लाने की कोशिश की जाती है, जैसे मान लीजिए प्रगतिशील टैक्स लगाना, संपत्ति की सीमा तय करना या धन का पुनर्वितरण करना, तो इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ। खासकर उसकी संपत्ति के अधिकार और अपनी मेहनत के फल को रखने के अधिकार पर सीधा हमला माना जाता है। अच्छा। ये व्यक्तियों की योग्यता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित करता है, ऐसा तर्क है। और राज्य की भूमिका के बारे में क्या तर्क है? क्या वो बढ़ जाती है? तर्क यह है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाँ। उसे लोगों के जीवन को नियंत्रित करना पड़ता है, कानून बनाने पड़ते हैं, नियम लागू करने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। इससे राज्य की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जो अंततः व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। संक्षेप में, जितनी ज्यादा समानता लाने की कोशिश होगी, उतनी ही कम स्वतंत्रता बचेगी। तो इस खेमे के लिए उदारवाद का मुख्य सरोकार स्वतंत्रता है। बिल्कुल। समानता जरूरी है, पर केवल सीमित अर्थों में, जैसे कानून के समक्ष समानता या वोट देने का अधिकार जैसी राजनीतिक समानता। हाँ, लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी तक ठीक है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता को ये स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, ये एक स्पष्ट और प्रभावशाली तर्क है जिसने उदारवादी सोच को गहराई से प्रभावित किया है। लेकिन जैसा हमने कहा, इसका एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण भी है। हाँ, जो बिल्कुल उल्टा सोचता है। जी, जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि गहरा दोस्त मानता है। हाँ, और ये नजरिया समाजवादी और सकारात्मक उदारवादी विचारकों का है। इनका क्या कहना है? वे इस विरोध को कैसे नकारते हैं? इनका मूल तर्क ये है कि स्वतंत्रता और समानता अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। सच्ची स्वतंत्रता बिना समानता के संभव ही नहीं है। विचारक जैसे लॉस्की, टॉनी, बार्कर, रूसो इसी विचार के प्रमुख समर्थक रहे हैं। उनका आधार क्या है? मतलब वे स्वतंत्रता और समानता को जुड़ा हुआ कैसे देखते हैं?
वे इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सही। वो अकेला नहीं जीता, बल्कि समाज में रहता है और उसकी जरूरतें और इच्छाएं दूसरों के सहयोग से ही पूरी होती हैं। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ मनमानी करना नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित और दूसरों की स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना जरूरी है। फिर समानता की क्या भूमिका है इसमें? कैसे फिट होती है वो? यहाँ अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का विचार केंद्रीय हो जाता है। ओके। इनका मानना है कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। हाँ, बराबर मौके। हाँ, अगर समाज में भारी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं होंगी तो बहुत से लोग अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। उनकी स्वतंत्रता सिर्फ कागज पर रह जाएगी। आर.एच. टॉनी का एक बहुत मार्मिक कथन अक्सर उद्धृत किया जाता है जो शायद इसी बात को उजागर करता है। वो क्या था? हाँ, टॉनी का वो कथन इस दृष्टिकोण का सार है। निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है तथा गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर। गहरा मतलब है इसका। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर स्वतंत्रता पर कोई सामाजिक या नैतिक सीमा ना हो, अगर समानता का कोई विचार ना हो, तो स्वतंत्रता केवल ताकतवर के हाथ में एक हथियार बन जाती है जिससे वो कमजोर का शोषण कर सके। शोषण का हथियार। हाँ, अत्यधिक या अनियंत्रित स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए दूसरों पर हावी होने का लाइसेंस बन सकती है। वाह, ये तो स्वतंत्रता की पूरी धारणा पर ही एक तरह से सवाल खड़ा कर देता है। तो टोनी के अनुसार बिना समानता के स्वतंत्रता खोखली है? बिल्कुल। टॉनी का मानना था कि स्वतंत्रता का असली अर्थ निर्भरता से मुक्ति है, मतलब किसी दूसरे की दया पर न जीना। हाँ। और ये तभी संभव है जब समाज में अवसरों की समानता हो। केवल समान अवसर ही ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने ये भी चेताया कि समानता के बिना स्वतंत्रता केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की बपौती बन के रह जाती है। सही। और दूसरी ओर स्वतंत्रता के बिना समानता केवल एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी में बदल जाती है, जहां सब बराबर तो हों पर किसी में कोई व्यक्तित्व या पहल करने की गुंजाइश ना बचे। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि वास्तविक जीवन में सामाजिक असमानता स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करती है। भारत का उदाहरण भी था शायद। हाँ, एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे भारत में ऐतिहासिक रूप से कई वंचित जातियों और जनजातियों के लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े हुए थे जी, उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता या नागरिक अधिकारों का तब तक कोई खास मतलब नहीं था जब तक कि उनकी बुनियादी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार ना हो। सामाजिक असमानता उनकी औपचारिक स्वतंत्रता को भी एक तरह से बेमानी बना देती थी। बिल्कुल। पोलार्ड का भी एक कथन है जो इसी दिशा में इशारा करता है। हाँ, पोलार्ड ने तो यहाँ तक कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति का केवल एक ही हल है और वो है समानता। केवल एक ही हल? हाँ, उनका तर्क था कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल लाइसेंस या मनमानी करने की छूट बनकर रह जाती है, सच्ची आजादी नहीं। सच्ची आजादी के लिए एक न्यूनतम स्तर की समानता अनिवार्य है। तो ये दूसरा दृष्टिकोण पूरी तरह से मानता है कि स्वतंत्रता और समानता अविभाज्य है। हाँ, एक के बिना दूसरा या तो अधूरा है या असंभव। सही कहा। इनके अनुसार समानता स्वतंत्रता की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अनिवार्य शर्त है। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों अवधारणाएं बेहद जटिल हैं और इनके आपसी संबंध को लेकर उदारवादी विचारकों के बीच अब गहरा मतभेद रहा है। हाँ, बिल्कुल।